हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 5 है 10th क्लास में। ही एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे, अपनी बुक को निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसमें हमने पहले वाले जो टॉपिक चल रहे थे हमारे, सबसे पहले हम धातु अधातु में विभक्त किया तत्वों को। जो तत्व हमारे पास लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत कम तत्व थे। उसके बाद कुछ तत्व ऐसे आए, 30-31 तत्व ऐसे थे जो डोबेराइनर ने अलग अलग 3-3 त्रिक बनाए थे। 3-3 त्रिक के समूह जो बनाए थे, 3 ही त्रिक बना पाए, वो 9 तत्वों को सेट कर पाए। उसके बाद वाले तत्वों को वो सेट नहीं कर पाए। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो संगीत के सुर के हिसाब से, ऑक्टेव के हिसाब से चलते हैं और उनको लगातार 8वें स्वर की, उसी तरह से 8वां तत्व जो है पहले वाले तत्व से मेल खाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो पहले वाले तत्व से मेल खाती हैं। लेकिन उस समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 56 थी। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, लगातार आवर्तता होती है उसमें, मतलब पुनरावृत्ति होती चली गई और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने सारणी बनाई थी। परंतु वो 56 जो एलिमेंट्स थे ज्ञात थे उस समय, उन्होंने ये वाली बात गलत कह दी थी कि इसके बाद अब तत्व नहीं आएंगे। उन्होंने वो सारणी बना दी, परंतु कैल्शियम तक ही वो तत्व उस सारणी में व्यवस्थित हो सकते थे। कैल्शियम तक को, कैल्शियम के बाद वाले तत्व इस सारणी का पालन नहीं करते हैं। इसलिए न्यूलैंड का रूल जो था वहां वो काम करना बंद कर दिया, वो फेल हो गया। उसके बाद आते हैं बहुत ही चिरपरिचित रूसी वैज्ञानिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया ढंग से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सारणी बनाई थी और बहुत ही फेमस सारणी हुई पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने जो ताश के पत्तों के द्वारा पत्तों पर उनकी प्रॉपर्टी को लिख लिख करके टांगा था और एक प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से सारणी को व्यवस्थित किया। धीरे धीरे उनमें जगह भी छोड़ दी गई। आने वाले तो भविष्यवाणी की जा सकती है आने वाले तत्वों के विषय में, उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के हिसाब से उन्होंने वो सारणी बना दी थी। और आपका यहाँ पर मूल आवर्त नियम कहलाया। और उसका नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, या परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, या तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद धीरे धीरे उन सारणी में भी दोष निकलते, जब उसकी लिमिटेशन हो गई, उसमें भी दोष आ गए। अब गुण तो आएंगे भाई जरूर, ऐसा नहीं। तो मेंडलीफ की सारणी में अब गुण आ गए, तो उन गुणों को देखते हुए भाई बहुत समय तक मेंडलीफ को याद किया। आज भी याद कर रहे हैं हम लोग, मेंडलीफ को हमेशा याद करते ही रहेंगे जब तक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। हर क्लास में आपको मेंडलीफ को याद करना है, समझना है उनको, उनकी सारणी में क्या क्या कमियां थी। तो कमियां थी, देखें कि हल्के तत्वों को उन्होंने बाद में रखा, भारी तत्वों को पहले रख दिया। कहीं कहीं ऐसा हुआ था, ठीक है। समस्थानिकों को सही ढंग से स्थान नहीं दे पाए थे। उन्होंने अपनी सारणी में जो शून्य समूह था उसको जगह बाद में दी, शुरू में नहीं दे पाए थे। मतलब जो नोबल गैसें थी वो अपनी सारणी में जगह उनको नहीं मिली थी। तो बहुत सारी चीजें कमी थी, कमी आप जान रहे हैं। और ये सारणी उनकी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बहुत फेमस हुई थी। इसके बाद एक जगह प्रयोग हो रहा था, मोजले कहीं एक्सरे किरणों का प्रयोग कर रहे थे, तो उस समय जो एलिमेंट्स थे उसमें कहीं परमाणु द्रव्यमान आड़े आ रहा था। उन्होंने कहा कि भाई अब तक जो हम ज्ञात कर रहे थे गुण 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 गा रहे थे उसके, किसके, मेंडलीफ के, अन्य तत्वों के, जो अब तक सारणियां बनी थी सभी की सभी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित सारणियां, या टेबल किया गया था, टेबल बनी थी उसमें, तो वो गुण सही ढंग से निकल नहीं पा रहे थे। तत्वों के गुण, जो रासायनिक गुण थे, भौतिक गुण थे, जो भी गुण थे, वो सही ढंग से निकल नहीं पा रहे थे। तो मोजले ने, उनके और साथी ने कहा कि परमाणु द्रव्यमान असली में इनका
गुण नहीं है, गुण नहीं दे पा रहा है, परमाणु द्रव्यमान गुण नहीं दे पा रहा है, तो फिर है क्या? असल में परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है उसका असली गुण देने वाला। तो मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान ना होकर के असली गुण जो निकलता है वो तत्वों का परमाणु क्रमांक से निकलता है, एटॉमिक मास नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है। ओके, प्रोटॉन की संख्या है उसके अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और टोटल मास है, उससे नहीं निकल रहा बल्कि प्रोटॉनों की संख्या से निकलेगा। तो इस आधार पर सारणी बनी, इसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और ये मोजले, बोरवरी, राग, वर्नर, कई लोगों ने मिलकर के इस सारणी को पूर्णता दी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, या इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो आज जो पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल में हम बहुत सारी बातों को नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा आज कि मॉडर्न पीरियड टेबल में ये सारणी किस तरह से बनी है, इसका रूप क्या है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और उनका मोजले का जो नियम आया था निकल करके, उसी शब्द पे आप चेंज करेंगे, परमाणु द्रव्यमान को चेंज कर देंगे और आ जाएगा वहां परमाणु क्रमांक। क्या शब्द आएगा? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, या परमाणु बताएंगे परमाणु संख्या के आवर्ती फलन। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है, ये बात है। बताएं फिर दोबारा, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के स्थान पर गुणधर्म कह दिया मैंने, देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। देखिए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, या फिर इसको कहें कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भाई गुण तो भौतिक भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं उसके अंदर, तो होते क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरह से हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि मूल आवर्त नियम बताइए मेंडलीफ का, या ऐसा शब्द आ सकता है, या पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त नियम लिखें, मोजले का नहीं आएगा ना मेंडलीफ का, बस मूल आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। इस तरह से आप दो भागों में इसको बांट लेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किस तरह से इसमें बन रही है। चलिए देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोजले, यह मैंने दूसरे वैज्ञानिकों का नाम नहीं लिखा है, बोरवरी है, वर्नर है, राग है, आगे आप जो दे रखे हैं बहुत सारे हैं, इनकी हेल्प से जो सारणी, मेंडलीफ के नियम का आधार परमाणु द्रव्यमान ना होकर परमाणु क्रमांक बताया। और उनका नया आधुनिक आवर्त नियम ये है, क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित, मतलब चढ़ते हुए एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि रखा जाता है तो एक सारणी बनकर के आती है, उसी को कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अगला है, इस सारणी के लक्षण क्या 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 चीज है इस सारणी के अंदर, ये हम देख लेते हैं। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ये वाले, ये खाने कितने हैं, ये इस तरह से, ये वर्टिकल जो लाइनें हैं ये वाली, ये वर्टिकल स्तंभ बने हुए हैं, ये कितने हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मेरा पेन खड़ा नहीं, 10 18 तक है इस तरह से। ठीक है, और इन्हें समूह या स्तंभ या वर्ग कहते हैं। ये बात अब पहले वाले वही चीज है, अगली नहीं है। दूसरा है 7 क्षैतिज पंक्तियां, इनको आवर्त या पीरियड या श्रेणियां कहते हैं। तो आप यहाँ आवर्त ही बताएं, आपसे बार बार पूछा जाएगा कितने आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 7। देखो एक लाइन ये मैंने यहाँ मिटा दिया है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा मिटा हुआ है, एक लाइन ये है, दूसरा खाना ये है, तीसरा खाना ये है, ये इस तरह चल रहा है, ये चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है और सातवां ये है। इसके बाद भी कुछ खाने यहाँ बना दिए गए हैं, उसका रीजन मैं आपको अभी बता रहा हूं क्यों बनाए गए हैं। 7 क्षैतिज पंक्ति, इनको आवर्त कहते हैं। सारणी को 4 ब्लॉक में SPDF में बांटा दिया गया है। देखो ये वाला पूरा ब्लॉक है, ये वाला खाना S ब्लॉक है, ये पूरा हिस्सा है P ब्लॉक, और ये पूरा है D ब्लॉक, जो डीप में गया हुआ है, जो गहराई में है वो D ब्लॉक है, जो ऊपर है 2 हिस्से हैं, सिर्फ इसमें S ब्लॉक है,
और इसमें 6 खाने हैं, ये वाले 6 वर्टिकल स्तंभ है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वाले हैं, वो है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ओके, और जो सबसे नीचे है वो है एफ ब्लॉक। अब क्या है इसमें, कैसे कैसे हम देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 आवर्त हो गए। ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5, ये है 6, ये है 7। 7 इसमें कैसे हो गए, ये आवर्त हो गए। ओके, इसमें देखते हैं इस सारणी के आवर्तों में तत्वों की संख्या कैसे कैसे सेट की गई है। देखिए इसमें पूरे खाने में जो ऊपर खाना है, इसमें कितने डिब्बे हैं, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है इसकी लाइन में। इसमें 2 डिब्बे यहां हैं, तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 खाने ये हैं, ऐसी 8 खाने इसमें। तो कुल मिलाकर हम यहां से ऊपर को देख रहे हैं कि जो यहां पर तत्वों की संख्या बहुत कम है इस जगह पर। ठीक है, तो इसको यहां से लेके यहां तक को कहा गया लघु आवर्त। ये वाला क्या कहा गया, इसको लघु आवर्त। ओके, और यहां से यहां तक को कह दिया इसको दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। आपको याद रखना है दीर्घ आवर्त कहां से कहां तक है, तब आपको बताना है 4 से लेकर 7 तक। और लघु आवर्त कहां कहते हैं, 1 2 3, ये लघु आवर्त। लघु आवर्त में भी कोई सबसे ऊपर जो है मात्र 2 ही तत्व हैं इसके अंदर। यहां पर हाइड्रोजन आता है इस जगह, तो यहां आता है हीलियम स्तर, ये हीलियम आते हैं। इसके बाद आता है लिथियम, ये लिथियम हो गया, फिर आएगा बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियान। ओके, इस तरह से नियान के बाद यहां आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम 12 नंबर। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए कहा नहीं इसमें, परमाणु आरोही परमाणु संख्या के बढ़ते, तो हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है, हाइड्रोजन को, तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन रखा, 2 नंबर पे हीलियम रखा, 3 नंबर पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरान, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, 11 सोडियम, मैग्नीशियम 12 और 13 पे एल्युमिनियम। मैंने 13 नंबर मेरे पास जगह कम हो रही है ना, 13 पर एल्युमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस है, और 16 पे सल्फर, और 17 पे क्लोरीन, और फिर यहाँ पर आर्गन। इस तरह से ये सारणी बनती चली जा रही है। अब देखिएगा यहाँ पर ऐसी यहाँ सारणी बन जाती है। इसका एस ब्लॉक है ये वाला, ये इसका पी ब्लॉक है, और ये इसका डी ब्लॉक है जो मैंने आपको अभी लिखा है। ओके, ये डी ब्लॉक है। अब इसमें देखने को क्या मिलता है कि जो 1 2 3 है वो लघु आवर्त है, और दीर्घ आवर्त 4 5 6 7 तक ये दीर्घ आवर्त है। हालांकि पहले वाले आवर्त में देख रहे हैं आप, पहला आवर्त में कितनी संख्या है, मात्र 2 संख्या है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम है। और दूसरे आवर्त में कितनी संख्या है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से तीसरे आवर्त में ये जो आवर्त अभी सारणी वहां पर मैंने इसी तरह से लिखा है, देखो उसी तरह से मैं कंप्लीट सारणी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर है, आपको कंप्लीट सारणी आपको देखने मिल रही है। यहाँ पर जो बोर्ड पे आपने देखा था कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ओके, उसी तरह से दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से तीसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में 2 हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे में 8 हैं, फिर चौथे में 18 हैं, पांचवें में भी 18 हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, छठवें आवर्त में देखते हैं इसमें 32 तत्व हैं इस समय, और 7वें आवर्त में भी 32 तत्व हैं, लेकिन 7वां आवर्त यहाँ अपूर्ण है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगाया है। ओके, आपने बोर्ड पर भी देखा होगा अभी तो बिल्कुल बोर्ड वाला नमूना ही मैंने यहाँ आपको दिखाया है। 7वें आवर्त में और 6वें आवर्त में थोड़ी सी मैं बात बताऊं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6वें आवर्त में जो लेंथेनाइट है ये वाला, यहाँ 57 नंबर है,
57 के बाद जो लेंथेनाइट के गुण है वो 58 से शुरू हो जाता है यहाँ पर, 58 से लेकर के 71 तक। तो जैसे लेंथेनाइट के गुण थे उसी तरह से 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं उन सभी के गुण इस लेंथेनाइट से मेल खाते हैं। अगर हम इन तत्वों को सबके सब यहाँ रखते हैं तो इस सारणी की पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है, इसलिए उन्होंने लेंथेनाइट को अलग रखा है। उसी प्रकार से 7वें तत्व में एक्टिनाइड है, ठीक है, 89 तक इसमें है। तो 89 एक्टिनाइड जैसे तत्वों की संख्या जो थी वो 90 से लेकर के 103 थी, इसलिए उन्होंने एक्टिनाइड और लेंथेनाइड दोनों को सारणी से अलग रखा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और इसी को कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं बाईं तरफ सारी धातुएं हैं और दाईं तरफ जितनी भी हैं वो दाईं तरफ जाकर के अधातु और लास्ट में आकर के ये ग्रुप जो बनता है 18वां, इसको शून्य समूह भी कहा गया था, ये मैंने आपको बताया था। इसको क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। तो धातुओं से शुरू होती है और अक्रिय गैस पर समाप्त हो जाती है। चलिए हम बहुत सारी गुणों को पढ़ेंगे और जो नंबर देख रहे हैं आप 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको मैजिक नंबर भी कहा जाता है। ओके, चलो बहुत सारी क्वालिटी हम अब बोर्ड पे पढ़ते हैं। इनके जो आधुनिक आवर्त सारणी के गुण हैं उनको बहुत ही जरूरी आपको याद भी करना है और बहुत सारे गुण भी हैं जो आपको सीखने बाकी हैं, याद ही नहीं करने, सीखने बहुत है जरूरी, ठीक है। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। हाँ, तो आपने अभी अभी जो सारणी देखी थी है आधुनिक आवर्त सारणी, मैंने वहाँ बुक में आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको यही सारणियाँ लगातार अब पढ़नी है, इसी पे अपना फोकस करना है। हालांकि हाई स्कूल स्तर पर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, लेकिन फिर भी आपको सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए, इसमें सारणी में 4 भागों में इसको बांट दिया गया। मैंने इसको लिखने की कोशिश की और जो रेड कलर से यहाँ पर लिखा है वो परमाणु क्रमांक लिखा है। जैसे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 4, उस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये आवर्त हैं। सबसे छोटा आवर्त आप यहाँ देखते हैं, उससे बड़ा आवर्त ये है। ये दोनों समान आवर्त हैं, ठीक है। इसमें 8 तत्व हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 32 है और ये अपूर्ण चल रहा है अभी, इसमें भी 32 संख्या फिलहाल ये अपूर्ण है और नीचे है एफ ब्लॉक तक। तो कुल मिलाकर पूरी सारणी को हमने 4 भागों में बांटा। एक एस ब्लॉक, इसको हम क्षार धातुएं कहते हैं और इनको मृदा धातुएं भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है सारणी में। तो जो एस ब्लॉक में रखे गए हैं वो क्षार धातुएं हैं, मतलब कुल मिलाकर के धातुएं हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ डी ब्लॉक में रखा गया है, ये संक्रमण तत्व रखे गए हैं। और पी ब्लॉक में यहाँ पर कुछ अक्रिय गैसेस भरी गई, पूरे के पूरे अधातुएं और धातुएं। इसमें ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, आपको जो पिंक कलर दिखाया था उसमें ये उपधातु भी शामिल हो जाती हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, यहाँ पर एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये उपधातु हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ 3 से लेकर के 12 तक ये संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे रखा गया यहाँ पर एफ ब्लॉक, ठीक है। आपको कुछ आइडिया अब तो लग ही गया होगा किस तरह से सारणी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एफ ब्लॉक को यहाँ लेंथेनाइड 57 नंबर है, यहाँ पर 57 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है 89। तो 57 के बाद जो 58 आता है, 58 से लेकर 71 तक जो लेंथेनाइड है, अगर हम यहाँ रखते हैं तो पूरी सारणी की व्यवस्था खराब होती, इसलिए उसको नीचे अलग एक समूह और इसमें आवर्त बता दिया गया है। इसको एफ ब्लॉक अलग से बना दिया गया है। इसका कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है इस सारणी के अंदर। याद करना बहुत ज़्यादा सरल है इसको, और आपको सिर्फ ये हिस्सा याद करना है, ये हिस्सा याद करना है, पी वाला और केवल एस वाला। लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप परमाणु क्रमांक 30 तक याद करिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं है। अगर वही 30 तक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 20 परमाणु क्रमांक तक तो आपको रटना ही है, ओके, समझना है। हालांकि इसको कह देते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। अब आते हैं हम इसके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में, वो पढ़ने वाले हैं गुण इसके, और बस, ठीक है। फिर मैं इसको समाप्त करता हूँ। क्या है आधुनिक आवर्त नियम, मैंने दोबारा लिख दिया। ये तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। भाई इसमें आपको बहुत ही जरूरी है, केवल यहाँ शब्द चेंज है, ये परमाणु संख्या, तो वहाँ मूल आवर्त नियम में क्या है, परमाणु द्रव्यमान होगा या परमाणु भार होगा, ओके। अब तक जो सारणियाँ बनी थी सभी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, लेकिन ये जो सारणी बनी आधुनिक आवर्त सारणी वो मोजले ने दी थी। मोजले के साथ साथ राग, वर्नर, बरी, बोर के सहयोग के से यही सारणी बनी थी। भाई मोजले तो बना करके उन्होंने नियम दिया था कि नहीं भाई सारे गुण जो है वो
परमाणु द्रव्यमान से नहीं निकल पाएंगे, वो निकलेंगे किससे? परमाणु क्रमांक से। क्योंकि परमाणु क्रमांक नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सारे गुण वहाँ से नहीं निकल पाते, इसलिए उन्होंने बताया क्या कि परमाणु क्रमांक से ही सारे गुण उसके किसी भी तत्व के निकलते हैं। भाई मोज़ले तो बहुत जल्दी छोटी सी उम्र में एक्सपायर हो गए थे, वो लगभग 26-27 वर्ष की उम्र रही होगी, उस समय वो एक्सपायर हो गए थे। पता ना क्या क्या काम करते अब तक वो। देखिए इसका हम फटाफट पहला गुण समझते हैं। इस सारणी का आधार मौलिक गुण है परमाणु क्रमांक। याद रखें, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका मौलिक गुण है, मूल आधार क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है उसका। ओके। दूसरा है तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। अगर हमें परमाणु क्रमांक याद होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आपने 9th में सीखा था। क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं, और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो हम निकालते हैं। बोर ने जो बताया था वो 2n² आया था, याद है? 2n²। ठीक है, उसी तरह से हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जाने गए क्या प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, आगे है नंबर 3, सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर, बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर क्या बताया? चलने पर प्रत्येक आवर्त के तत्वों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। देखिए यहाँ पर मान लिया ये 19 है, फिर 20 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 22 आ गया, फिर 23 आ गया, 24 आ गया। इस तरह से प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, अर्थात परमाणु संख्या बढ़ रही है, उसके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसका बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक तत्व का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गई होगी आपके बात ये। अगला है, इस सारणी ने मेंडलीव की सारणी में आए दोष को दूर किया। भाई मेंडलीव की आप सारणी में आपने देख ही लिया था कि समस्थानिकों को वो कोई स्थान नहीं दे पाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्योंकि ये सारणी बनी ही परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वो सारणी जो बनी थी वो परमाणु भार पर आधारित बनी थी, इसलिए वहाँ पर परमाणु को जो जगह मिलनी चाहिए थी, समस्थानिक को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। ओके, समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अक्रिय गैसों को उन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया था। किसने? मेंडलीव ने। और यहाँ पर यहाँ अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। इस समूह को शून्य समूह भी कहते हैं। ध्यान रखें, कितनी बढ़िया बात बताई है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर सबसे बढ़िया धातुओं को रख करके और लास्ट में कहाँ मिला है? यहाँ धातुएं शुरू में रखी गई हैं और लास्ट में धातुपन धीरे धीरे कम होता हुआ और लास्ट में हमें अक्रिय गैसें मिलती हैं, जिनको उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है। इनको नोबल गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है इनको। ये कहाँ? शून्य समूह, या फिर इसको हमने कहाँ रखा है? 18वें ग्रुप में रखा है। ओके, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। एक वर्ग के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान प्रकार का है, इसलिए एक वर्ग या समूह के तत्वों में समानता पाई जाती है। देखिए भाई, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा पहली कक्षा ही बाहरी कक्षा हो जाती है उसकी, एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने नाभिक बना दिया इसका। ठीक, अगर लिथियम की देखते हैं हम तो लिथियम का ये नाभिक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। इसी तरह से सोडियम की हम देखेंगे, देखो ये नाभिक है, 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया उसका 1। तो ये हो गया 2 8 1, ये हो गया 2 1 और ये हो गया 1। तो यहाँ कहाँ देख रहे हैं हम? हर एक किसी की, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, सभी परमाणु जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ देख रखा है, उसने लिख रखा है कि एक वर्ग के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान प्रकार के होंगे, अर्थात उनकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी और इसलिए उनकी संयोजकता समान पूरी 1। अगर इसकी संयोजकता 1 है तो 1, क्योंकि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ओके, इसकी संख्या, संयोजकता जितनी ऊपर वाले की है उतनी ही सबकी होगी। जैसे इसकी संयोजकता जितनी है उतनी ऊपर की, ऐसी यहाँ बोरान की संयोजकता जितनी है उतनी सभी की संयोजकता वही होगी। कार्बन की जितनी संयोजकता उतनी सिलिकॉन की होगी, जर्मेनियम की भी होगी, नाइट्रोजन की जितनी उतनी फास्फोरस की होगी, ऑक्सीजन की सल्फर की भी होगी, फ्लोरीन की उतनी क्लोरीन की भी होगी। और इस तरह से संयोजकता ऊपर वाले जो तत्व हैं, ऊपर वाले नंबर 2 और नंबर 3 जो आवर्त है वो इसीलिए इसको प्रारूपिक तत्व भी
कहते हैं। चलिए अगली बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रारूपिक तत्व क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये निर्धारित करते हैं इनकी प्रॉपर्टी, नीचे वालों की। लिथियम निर्धारित कर रहा है, हाइड्रोजन निर्धारित कर रहा है, ठीक है, बेरिलियम निर्धारित कर रहा है कि सबकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, मतलब गुण क्या होगा, संयोजकता कितनी होगी, ये कर रहे हैं। इसलिए दूसरे और तीसरे आवर्त को प्रारूपिक तत्व भी कहा जाता है। ओके, चलें अगला हिस्सा देखें। सभी धात्विक तत्व बाईं ओर, देखो सभी तत्व बाईं ओर रखे गए हैं, सभी धात्विक तत्व जितने भी हैं ये कितने, बाईं ओर। और फिर तथा अधात्विक तत्व दाईं ओर रखे गए। ये सभी के सभी पी ब्लॉक के सभी तत्व कैसे हैं, अधात्विक हैं। ये मैंने आपको किताब वाली जो सारणी थी उसमें दिखा दिया गया, और जो पिंक कलर है वो उपधातु है। ओके, ये सारी धातुएं हैं, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये अधातु हैं। ओके, चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगला हिस्सा देखेंगे 7 नंबर। वर्ग या समूह एक तत्वों को क्षार धातु, इनको कहते हैं क्षार धातु। ओके, और 2 के तत्वों को मृदा धातु कहा जाता है, इनको मृदा धातु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ 17वें समूह को इसको हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, हैलोजन समूह भी कहा जाता है इसको, और ये 18वें वाले समूह को क्या कहा जाता है, शून्य समूह भी कहा जाता है। ओके, छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, जानकारियाँ बहुत सारी हैं। तो इसको 8वां पॉइंट और देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या विद्युत धनात्मकता घटती है। परमाणु की त्रिज्या, जैसे ही चित्र बनाया देखो, परमाणु की त्रिज्या यहाँ कम है, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु की त्रिज्या कैसे बढ़ती है घटती है, ये हम समझेंगे, कोई बात नहीं। विद्युत धनात्मकता घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा, ये सब बातें हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे। और ये भैया याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।